शासकीय सेवा में अपना पूरा कैरियर, अपना पूरा जीवन काटा। आप सब यहाँ जो बैठे हैं अनुभवी हैं, तो मुझे आपको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, बहुत सारे आपने देखे, आपने भाग लिया है। हर चुनाव में कोई ना कोई अलग विषय आते हैं, मुद्दे आते हैं। पर अब जो चुनौती हमारे सामने अगले चुनाव की है, केवल विधानसभा के लिए पर लोकसभा के लिए, कि ऐसी चुनौती कभी नहीं आई, आपके जीवन में कभी नहीं आई, क्योंकि ये चुनौती अपने संविधान के बचाने की है, अपने देश की संस्कृति को जीवित रखने की है। ये चुनौती है। स्थानीय मुद्दे होंगे, आपको तय करना होगा कि हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती है। आपने तो अपना समय काट लिया, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको संविधान के रक्षक बने। आज जो हो रहा है आप सबके सामने हो रहा है। किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान अगर गलत हाथों में चला जाता है तो क्या परिणाम होता है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे उनको बर्बाद किया जा रहा है। ये आज चित्र हमारे सामने है और यही चिंता का विषय है। अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। केवल संवैधानिक इंस्टीट्यूशन नहीं, बाकी जो भी हमारी संस्थाएं हैं, कैसे उनका राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है, ये आप सबके सामने। कैसे आज के दिन ये परंपरा बन गई है कि अधिकारियों पर, शासकीय कर्मचारियों पर, पुलिस पर दबाव डालना। ये कांग्रेस का कार्यकाल था। कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कभी दबाव डाला। और आज कैसे हर संस्था को, हर इंस्टीट्यूशन को ये टूल बना रहे हैं, राजनीतिक टूल बना रहे हैं। आपने अपने कैरियर में बहुत कुछ देखा है। पुलिस में आज जो अपनी वर्दी की इज्जत करते थे, आज वो अपनी वर्दी की इज्जत नहीं कर पा रहे। आपने जो शपथ ली थी, वो शपथ का कोई सम्मान नहीं। ये चित्र आप सबके सामने। आज हमारे देश में कितनी अनेकता, कितनी विभिन्नता है। मैं ये बात हमेशा कहता हूं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हैं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हैं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हैं, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवता हैं, इतने त्योहार हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी अनेकता और विभिन्नता हो। पर जब हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं, उस झंडे को जब हम सलाम करते हैं, ये इसलिए करते हैं और ये इसलिए है कि अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संपर्क जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। आप अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, अपने गांव में शांति चाहते हैं,
और ये अनेकता और ये विभिन्नता को अगर हम एक नहीं कर पाए, जो जोड़ नहीं पाए, दिल जोड़ना, संबंध जोड़ना, रिश्ता जोड़ना। आप भी जिस मोहल्ले या जिस गांव में रहते हैं, कितनी सारी जातियां हैं, कितने सारे धर्म हैं। भारत देश है जिसने 3 धर्मों को जन्म दिया, कोई ऐसा देश नहीं है। पूरा विश्व भारत की ओर देख के ताज्जुब से देखता है और प्रशंसा करता है कि भारत एक झंडे के नीचे पड़ा है। आपने देखा सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, आपने तो वो समय देखा है। यूएसएसआर कितनी बड़ी शक्ति होती थी, बिखर गया, पूरा यूएसएसआर टूट गया। उनमें भी इतनी विविधता थी, अनेकता थी, पर भारत जैसे नहीं थी, पर बिखर गया क्योंकि उनकी संस्कृति थी। भारत की हजारों साल की ये संस्कृति है और आज हम देख रहे हैं कि कैसे इसका बिखराव किया जा रहा है समाज का। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद है। 35 साल से आपने नहीं सुना खालिस्तान के नारे। पंजाब में आज खालिस्तान के नारे, ये तो इनकी शुरुआत है। तो ये संस्कृति के रक्षक आपको बनना है, आपको समाज को मार्गदर्शन देना है। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, किसी पार्टी के लिए नहीं, पर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये मेरी प्रार्थना है। पार्टी अपनी जगह है, पर ये सच्चाई आप सबके सामने है और ये सच्चाई अपने सामने तस्वीर रखकर आपको रक्षक बनना है हमारी संस्कृति की, हमारे संविधान की, और समाज को मार्गदर्शन देना है। आपके पास समय भी है। मैं तो आपसे कहता हूं कि अगले 7 महीने के लिए आप अपनी डायरी निकाल लीजिए, अपना प्रोग्राम बना लीजिए। किन किन को आप मार्गदर्शन देंगे, किन किन को आप समझाएंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गुमराह करने की ध्यान मोड़ देगी। राष्ट्रवाद की बात करने के लग जाएंगे, पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने लग जाएंगे चुनाव में, नौजवानों और किसानों की बात जो 2013-14 में मोदी जी ने करी थी, अब नहीं करते। राष्ट्रवाद की बात करेंगे। आत्मनिर्भर, कैसा आत्मनिर्भर होगा अगर समाज में बिखराव हो, अगर देश में शांति ना हो, ये कौन सा आत्मनिर्भर होगा? तो ये आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और आप इसके रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, हमारे देश की संस्कृति के रक्षक हैं। आप भी चाहेंगे कि आगे वाले पीढ़ी जैसे आपने उस संस्कृति का सम्मान और अपना के उस संविधान का कदर करते हुए अपना जीवन जिया है, आगे आने वाली पीढ़ी भी कैसे अपना जीवन जिए। आज चुनौतियां बहुत हैं, बेरोजगारी की चुनौती है। ये बड़े इन्वेस्टमेंट समिट कर लेने से, भाषण दे देने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ये तो तब होता है जब विश्वास होता है। ताज्जुब की बात है, हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। जो दक्षिण में अपना सामान बेचता है केरल और तमिलनाडु में, वो अपना उद्योग उत्तर में लगाता है, पंजाब हरियाणा में लगाता है। क्यों? ये जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने ये प्रश्न पूछा। मैं तो केंद्र में बहुत सारे विभागों का मंत्री रहा हूं, मेरा सब बड़े बड़े उद्योगपतियों से परिचय था। मैं उनसे पूछता था क्यों नहीं, तो कहते जी हम तो 3 साल के लिए जमीन के लिए इंतजार कर रहे हैं और हर चीज में भ्रष्टाचार, हम कैसे आए? ये आज विश्वास की जो कमी है, ये समिट कर लेने से, भाषण दे देने से कोई निवेश नहीं आएगा। और आज के नौजवान
और आपकी जवानी में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, वो व्यवसाय का मौका या रोजगार चाहता है, पर ये मौके कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं बनने वाले। गुड। ये मौके तब बनेंगे जब लोगों को यहाँ निवेश आएगा, आर्थिक गतिविधि बनेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक उद्योग लगता है, रोजगार तो मिलता है, पर उससे कितनी आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, चाय की दुकान खोल लेता है, तो हम अपनी आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ाएं? जब तक आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़े तब तक अपना प्रदेश कहां घसीटा जाएगा? To generate economic activity or investment cannot be demanded, it has to be attracted. ये बात, ये हमें समझनी है। जब तक विश्वास ना हो, तो आज ये बेरोजगार नौजवान जिसका अपना भविष्य अंधेरे में है, जो निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का भविष्य में, कैसा मध्य प्रदेश बनेगा? जिसका अपना भविष्य वो देखता है अंधेरे में है। और घोषणाएं हो जाएंगी, 1 लाख लोगों को इस साल रोजगार मिलेगा। शिवराज सिंह जी ये 18 साल से कह रहे हैं 1 लाख लोगों को। मैं तो कह रहा हूं जो खाली पद है उनको ही भर दीजिए, जो रिक्त पद है उनको भर दीजिए। पर ये नाटक नौटंकी की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति, क्या इससे प्रदेश चल सकता है? 15 महीने हमारी सरकार रही थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। हमने एक शुरुआत करी थी, कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% किसान नहीं है, पर कोई मजदूरी करता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई पंप का काम करता है, पर 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। पर अगर अपना कृषि क्षेत्र डूब जाए तो मध्य प्रदेश नहीं डूबेगा। बिल्कुल। ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। आज मध्य प्रदेश को 22% किसानों को केवल समर्थन मूल्य मिलता है। 22% समर्थन मूल्य मिलता है। 96% पंजाब और हरियाणा को मिलता है। किसानों के साथ कितना अन्याय, आज कितना भटकना पड़ा। जगह जगह मैं जाता हूं, खाद की बात करेंगे, बीज की बात करेंगे, मूल्यों की बात करेंगे। लहसुन 1 रुपए किलो बिक रहा है। ये तो मैं देख के आया, सुन के आया। और मोदी जी कहते थे किसानों को 50% लागत पर नफा हुआ 2013-14 में। तो कैसे ये ध्यान मुड़ते हैं, कैसे ये ध्यान मुड़ते हैं? ये कलाकारी की राजनीति। मैं भी जब मुख्यमंत्री था, मैं सब अधिकारियों को कहता था कि देखिए मुझे क्रियान्वयन से मतलब है। योजना बन जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है, इसमें हितग्राही तक कितना फायदा पहुंचा, कि केवल विभाग चलाने के लिए पूरा पैसा हो गया। एक समय था जब केंद्र से 90% विभिन्न योजना में आता था और 10% प्रदेश का लगता था। आप सब जानते हैं। इसको काट के इन्होंने 60% कर दिया केंद्र का और 40% कर दिया राज्य का। राज्य सरकार के पास 40% होगा तभी तो वो उसका फायदा उठाएंगे, 60% मिलेगा। तो ये जो है हमारा कृषि क्षेत्र आज मध्य प्रदेश की नींव है। हमारे बाजार चलते हैं, गांव में किराने की दुकान
दुकान चलती है जब किसान के जेब में पैसा हो, उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, अगर उनकी जेब में पैसा हो। पर अगर किसान ही कमजोर हुए, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हुए, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से क्या होगा? हमने शुरुआत करी थी, किसी को भटकना नहीं पड़ा था खाद के लिए, बीज के लिए। ये जो आज आंदोलन हो रहे हैं, ये सब भटक रहे हैं लोग। हमने जब किसानों का कर्जा माफ किया, सब मुझे कहते थे ये हो नहीं सकता, कहां से लाएंगे पैसा? और आप समझ जाएंगे ये कैसे आया। हमारे जो 2 बैंक हैं जिनका किसानों का कर्जा था, एक शेड्यूल्ड बैंक, नेशनल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरे थे कोऑपरेटिव बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक को मैंने कहा, मैं उनके चेयरमैन को जानता था, कई शेड्यूल्ड बैंक के चेयरमैन को जानता था। मैंने कहा उद्योगों का पैसा तो माफ करते हैं, तो इंटरनेट में किसी का 20%, किसी का 25%, किसी का 30% आप माफ कर देते हैं, आप किसानों का क्यों नहीं माफ कर सकते? कहते नहीं, वो तो रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, उनसे एग्रीमेंट होता है, तब हम माफ करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आप सबका कर्जा टेक ओवर करूंगा, स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, आप मुझसे वसूलिएगा। अंत में उन्होंने 50% माफ किया। जो 30 करोड़ रुपया था शेड्यूल्ड बैंक का, 30,000 करोड़ रुपए, तो 15,000 करोड़ रुपए हो गए। ये करने की आवश्यकता थी। हमारे सोसाइटीज के माध्यम से खाद जाए, किसानों को प्राकृतिक आपत्ति में मुआवजा फौरन मिले, किसानों को सही मूल्य मिले। क्या भाव था मक्का का, क्या भाव था हर चीज का, हर उपज का। आज का तो देख लीजिए, उस समय का देख लीजिए। ये तो रिकॉर्ड की बात है जो मैं कर रहा हूं। अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ अपने पहले किश्त में, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो विधानसभा में जवाब में कहना होगा। पहली किश्त में हमने किया और एक शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास की बनी, माफिया के खिलाफ युद्ध बनेगा, शुद्ध का युद्ध। क्या हमारे बच्चे मिलावटी मिठाई खाएंगे, मिलावटी दूध पिएंगे, हर चीज में मिलावट? इससे एक माहौल बनता है, प्रदेश में विश्वास होता है। तो अंत में आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपना सर्विस का जीवन काट लिया, पर ये मत सोचिएगा कि आपने कर्तव्यों का जीवन काट लिया। ये अब आपका कर्तव्य है, इसको कर्तव्य मान के चलिए कि आप समाज को ये संदेश देंगे कि ये चुनौती जो हमारे सामने है, ये चुनौती कोई ग्रामीण चुनौती नहीं है, ये चुनौती कोई राज्य की चुनौती नहीं है, पर ये चुनौती हमारे भविष्य की है कि हमारा संविधान और हमारी संस्कृति जीवित रहे। और आपके जीवन में जो संस्कृति और संविधान रहा है, वो हमेशा के लिए बनी रहे। अभी मुझे कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में तो मैंने पहले भी कह दिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये न्याय आपके साथ जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम शुरू किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्र के लोग, इकोनॉमिस्ट से वो स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। लोगों को कह रहे हैं कि आप लेख लिखिए, ये नहीं करना चाहिए। आपने पढ़ा होगा हाँ कि ये लेख लिखने लग गए, पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लागू करनी चाहिए। ये उनकी मन मंशा नहीं है। पर 8 महीने रुकिएगा और
कोई मुझे शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप कांग्रेस के लिए मत करिएगा, कमलनाथ के लिए मत करिएगा, पर प्रदेश के भविष्य और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री सक्सेना साहब से आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करूंगा।